हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कंबाइंड फॉर्म को देखेंगे। उसके बाद अवोगाड्रोस लॉ को पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे क्या क्या ग्राफ पॉसिबल है उन सारे ग्राफ को भी हम लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से रिविजन करते रहो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ से। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं यार, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। अब तक आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। कंबाइंड फॉर्म का क्या मतलब है? अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक गैस ले रहे थे, उस गैस के ऊपर अगर हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि अगर उसका वॉल्यूम हम लोग डिक्रीज करेंगे तो इससे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा, या वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है। अगर उसी गैस पे हम लोग चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं तब क्या होता है बाबू, वॉल्यूम डिक्रीज करने पे उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करने पे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होता है। इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग उसी गैस पे सेम टाइम पे बॉयल लॉ भी अप्लाई करें और चार्ल्स लॉ भी अप्लाई करें। अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हो तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे और चार्ल्स लॉ भी सेम टाइम पे। तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करेगा या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्या हो रहा होगा वो चीज को हम लोग को समझना है। तो हम लोग इक्वेशन से समझते हैं। इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन था, आप अगर याद करोगे कि बॉयल्स लॉ से हम लोग को मिला था कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है इनवर्सली किसके, प्रेशर के। ये चीज हम लोग को पता था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम लोग चार्ल्स लॉ का बात करें तो चार्ल्स लॉ हम लोग को क्या गिवन दिया था, चार्ल्स लॉ बता रहा था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहां पे हम लोग को याद रखना है कि ये टेम्परेचर जो है कौन सा टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में। जो भी हम लोग को इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर गिवन होगा हम लोग सबसे पहले उस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज एकदम नोट में आप लिख के रखो कि टेम्परेचर शुड बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल। कभी भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेके काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। खैर, तो हम लोग के पास ये दोनों चीजें। जब हम लोग बोलते हैं कि कंबाइनिंग बाय जॉइंट वेरिएशन, यहां पे यार वेरिएशन का एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि मैथ से आता है। ये क्या बोलता है कि ये जो दोनों सेम ही चीज है तो वॉल्यूम को इस तरीके से हम लोग लिखने भी सकते हैं कि यार 1/p इंटू टी, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और वॉल्यूम सेम टाइम में प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है और यहां पे रहेगा बाबू T/P। अगर हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज रहे होंगे और यहां से हम लोग को मिल जाएगा Vp/T इज इक्वल्स टू K, और K मेरा क्या होगा, K मेरा एक कांस्टेंट होगा। तो ये जो आया है Vp/T इज इक्वल्स टू K विच इज माय कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ में चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में बोलते हैं कि भाई बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके दिखाओ, तो हम लोग वहां पे लिख रहे होंगे बॉयल्स लॉ क्या बताता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ बताता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक जॉइंट वेरिएशन लगाए, यहां से 1/p भी लिख दिए और T भी लिख दिया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे प्रोपोर्शन हटेगा तो K कांस्टेंट आएगा और T/P उसी तरीके से लिख देंगे। जब K का वैल्यू निकालेंगे तो P वहां चला गया और T नीचे आ गया, तो K का वैल्यू कितना आया, Vp/T। तो ये हम लोग का कांस्टेंट हो गया। अब याद करो यार, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग के पास अगर Vp कांस्टेंट आता था तो हम लोग लिखते थे V1P1 इज इक्वल टू K, और V/T आता था कांस्टेंट तो हम लोग लिखते थे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सिमिलरली Vp/T इक्वल टू K आया है, तो यहां से हम लोग के पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर हम लोग को न्यूमेरिकल करना है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम लोग के पास फॉर्मूला होगा V1P1/T1 इज इक्वल टू V2P2/T2, बस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन किसी भी गैस में हम लोग को अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ एक ही टाइम पे लगाना होगा तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको ये बताओ कि यहाँ पे यार कांस्टेंट क्या है, क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, तो क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? तो आंसर होगा कि नहीं। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि देखो T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर है, P1 और P2 दो अलग अलग प्रेशर है। तो यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। एक चौथा फंडामेंटल चीज क्या था, मास। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बाबू, मास एक
कांस्टेंट था। तो बस इतना ही हम लोगों का चार्ल्स लॉ, ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। जल्दी से इन सारी चीजों को कॉपी कर लो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने आगे के एक टॉपिक को लेते हैं। बहुत छोटा वीडियो ये वाला होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब अवोगाड्रोस लॉ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है, अवोगाड्रोस क्या करता है वो समझते हैं। तो अवोगाड्रोस लॉ में ये बताया जाता है कि अगर हम लोग क्या करें, दो अलग अलग गैस ले लें। देखो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, बॉयल्स लॉ में हम लोग एक ही गैस लेते थे जिसका हम लोग वॉल्यूम या प्रेशर वगैरह क्या करते थे, इंक्रीज और डिक्रीज करके चेक कर रहे थे। चार्ल्स लॉ में भी सेम एक ही कंडीशन था कि एक गैस लेना है और उसी गैस पे वॉल्यूम को बढ़ाना है या टेम्परेचर को बढ़ाना है, या वॉल्यूम को घटाना है या टेम्परेचर को घटाना है। यानी एक गैस होगा, उसी गैस पे जो भी काम करना है हम लोग वो कर रहे होते थे। लेकिन अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, अवोगाड्रोस लॉ बोलता है कि भाई तुम दो अलग अलग तरह का गैस ले लो, गैस ए गैस बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग अपने पास जार ले लिए। तो ये पहला ऐसा लॉ है जो क्या बता रहा है, दो अलग अलग गैसेस के ऊपर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि भाई हम लोग हाइड्रोजन ले लिए H2, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन ले लिए। तो एक जगह हम लोग के पास हाइड्रोजन आ गया और दूसरी जगह पे हम लोग का ऑक्सीजन आ गया। अब क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें गैसेस का छोटा छोटा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास बहुत सारे गैस का मॉलिक्यूल है। अब अवोगाड्रोस लॉ बोलता है कि देखो भाई तीन चार चीज हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि इस गैस का और इस गैस का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है क्या वो सेम है। यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस गैस का और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस गैस का, वो दोनों क्या सेम है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है कि टेम्परेचर क्या है, इक्वल है या नहीं। ठीक, चेक कर लिए। मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर T आ रहा है, इसका भी वही टेम्परेचर T आ रहा है। ठीक है, अगला चीज क्या बोलता है, अगला चीज बोलता है कि भाई प्रेशर को भी चेक कर लो। जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है क्या वो सेम है। तो वो भी हम लोग चेक कर लिए। यहाँ पे प्रेशर भी क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ पे भी प्रेशर P है और यहाँ पे भी प्रेशर P है। तो इससे पहले बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या था, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता था या तो प्रेशर कांस्टेंट होता था। बट अवोगाड्रोस लॉ क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही को क्या कर दो, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों का सेम कांस्टेंट। तो इन दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट या सेम हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि भाई जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो बोलता है कुछ मत करो, ना वॉल्यूम को इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। हमको ये बताओ कि इस गैस का कितना वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है और इस गैस का कितना वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक कंडीशन मान लेते हैं कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे जो V है और यहाँ पे जो V है, ये दोनों V क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गया और ये वॉल्यूम भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से अवोगाड्रोस लॉ अपना स्टेटमेंट देता है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases contains equal number, ये NO नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यार हम लोग को क्या चीज मिला, हम लोग को बोला गया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इक्वल है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो इस गैस में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा और इस गैस में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो। क्या समझ में आया, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो सेम वॉल्यूम होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएगा, सेम आएगा। यानी इस गैस का जितना वॉल्यूम है इस गैस का भी अगर सेम वॉल्यूम होता है तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को हम लोग डबल कर देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है वो है 1 लीटर और यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है वो भी ले लेते हैं कि भाई 2 लीटर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, डबल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, डबल होगा। बात समझ में आ रहा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम किसी का डबल हो जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, अपने आप डबल वहां पे हो रहा होगा। तो यहां से जो हम लोग को फॉर्मूला मिल के आता है बाबू वो ये होता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है n से। अब n क्या है, n इज नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि n मेरा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो यार यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ठीक है, हम लोग लिख दिया v प्रोपोर्शनल टू n, बट बाद में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे करेंगे, काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि करोड़ों करोड़ पीस मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट हो रहा होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वहां पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ से एक नया हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं यूज करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स rather than नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर हम लोग एग्जाम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख के आएंगे तब भी हम लोग को मार्क्स मिल रहा होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, हम क्या चीज बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो ये भी क्या चीज माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब यार ये मोल क्या होता है, वो बोलता है कि देखो जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तुम उसको क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड कर दो मेरे एक गिवन नंबर से, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब वो गैड्रोस नंबर। यानी अवोगाड्रो क्या करता है, अपना एक नंबर देता है, जिस तरीके से एक लॉ देता है उसी तरीके से एक नंबर भी वो दे रहा होता है, अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नंबर अवोगाड्रो ये होता है बाबू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग कि अवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। किसी किसी बुक में 23 भी होता है, यहाँ पे 6.023 इंटू 10 का पावर 23, तो उतना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट, तो ये एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि मोल्स तो अगेन हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनना होगा, तो ऐसा नहीं है, हम लोग मोल सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर से नहीं, एक और तरीके से मोल्स निकाला जा सकता है, विच इज मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये चीज अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोल क्या है या गिवन मास और मोलर मास क्या है, तो कोई इतना दिक्कत का बात नहीं है। अभी आप बस सिर्फ इतना समझ के रखो कि अवोगाड्रो क्या बोलता है कि भाई अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखेंगे और वॉल्यूम सेम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम होगा, या नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, सेम होगा। साथ ही साथ ये याद रखना कि अवोगाड्रो अपना एक नंबर दिया है जिसको हम लोग अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बस इतना ही हम लोगों को अभी फिलहाल समझना है कंबाइंड फॉर्म और अवोगाड्रोस फॉर्म। तो जल्दी से इन चीजों को कॉपी कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग समझते हैं कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ऊपर क्या क्या पॉसिबल ग्राफ आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार बॉयल्स लॉ हम लोग से कहना क्या चाहता है। अरे भाई कहना क्या चाहते हैं, तो देखो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ये तो हम लोग को पता है, जिसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं कि अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज कर रहे होंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज करेगा। इतना चीज हम लोग को मेन बॉयल्स लॉ से पता है। अब इस चीज को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ में प्लॉट करने का क्या मतलब है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम है और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रेशर। होता क्या है, ग्राफ में यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज गिवन होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारा वैल्यूज होगा, तो 0, 2, 4 और 6, ठीक। ये चीज हम लोग मान लिए। अब मानने के बाद क्या है, लेट्स से स्टार्टिंग जो केस है, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो 8 लीटर है, ये सब लीटर्स में गिवन है, और प्रेशर उस टाइम में लेट्स से कि ये भाई 0 है ना, 0 से नहीं स्टार्ट करते, 2 से स्टार्ट करते हैं। 0 से कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे भी 2, 4, 6 और 8। तो लेट्स से कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा 10 है, और प्रेशर क्या है, देखो प्रेशर इस साइड में बता रहा होगा, तो प्रेशर यहाँ से कितना आ गया, इस ये पॉइंट यहाँ से 2 आ गया, तो प्रेशर 2 है और वॉल्यूम कितना है, 10 है। अब हम लोग वॉल्यूम को अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, तो वॉल्यूम जब यहाँ पे आएगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो साथ ही साथ प्रेशर इसको धक्का देके क्या कर देगा, इस पॉइंट पे पहुंचा देगा। यानी इतना आगे नहीं पहुंचाएगा, थोड़ा सा आगे पहुंचा देगा, ठीक है। कितना आगे पहुंचाएगा वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इस वॉल्यूम को और धक्का देके नीचे लेके आए तो प्रेशर क्या करेगा, आगे और पहुंचा रहा होगा, तो ये पॉइंट और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझो। देखो कि ये है हम लोग का वॉल्यूम जो अभी इस पॉइंट पे है,
और प्रेशर अभी 2 है। तो जब हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे, पॉइंट को नीचे लाएंगे, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम जब वॉल्यूम नीचे आएगा तो प्रेशर इसको क्या करेगा, इंक्रीज करके आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा। तो ये जब नीचे आएगा तो साथ ही साथ आगे भी धक्का लगेगा, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। ठीक, इस पॉइंट पे जब आए तो यहां से हम लोग वॉल्यूम और नीचे लाना चाहते हैं, तो वॉल्यूम को नीचे की तरफ लाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, और आगे जाना जाएगा, तो ये प्रेशर और शिफ्ट होके इधर आएगा। तो ये नीचे आना चाह रहा है तो साथ ही साथ इधर से धक्का लगा तो यहां पहुंच गया। इस पॉइंट को और नीचे लाना चाहेंगे तो ये नीचे तो आएगा लेकिन साथ ही साथ इधर से धक्का खा के और आगे जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट जा रहा होगा। ठीक है, ये होता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाता है बाबू, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का ग्राफ। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये जब भी बनेगा तो इस तरीके का एक कर्व लाइन बन रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का कर्व बन रहा है। तो ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जो भी अभी फिलहाल बॉयल्स लॉ से ये हम लोग क्रक्स निकालते हैं। अगर यही चीज चार्ल्स लॉ पे होता तो चार्ल्स लॉ हम लोग को क्या बता रहा होता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि भाई जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक, ये हम लोग का वॉल्यूम। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है और टेम्परेचर कितना है वो मानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई 2 है और ये पॉइंट हम लोग अज्यूम किया कि भाई वॉल्यूम कितना था, 2 है और टेम्परेचर भी कितना है, 2 डिग्री या 2 केल्विन। ठीक, अब यहां से वॉल्यूम को धक्का दिए आगे की तरफ, इधर से धक्का दिए, इस साइड से इंक्रीज करना है, सॉरी। तो यहां से हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए। तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा, ये 2 से 4 पे आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जब आगे जाएगा, टेम्परेचर इसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब आगे जाएगा तो नीचे से वॉल्यूम भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट इधर भी जाएगा और ऊपर भी। दैट मीन ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि भाई अगर वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप क्या करेगा, बढ़ रहा होगा, या वॉल्यूम को घटाया जाएगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, अपने आप घटेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये 2 है, 2 से इसको 4 पे लेके जाते हैं, तो ये क्या यहीं पे चले जाएगा। अगर यहाँ पे चले जाए तो देखो वॉल्यूम कितना है, 2 ही रह गया, यानी वॉल्यूम नहीं बढ़ा। वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यार अगर टेम्परेचर यहाँ जा रहा है तो वॉल्यूम को ऊपर जाना चाहिए, तो वॉल्यूम ऊपर ले जाके ये पॉइंट देखो, यहाँ से ये पॉइंट हम लोग यहाँ लेके गए, तो सबसे पहले क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बात समझे। यहाँ पे आएंगे तो अगेन क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर और बढ़ाएं तो यहाँ आया पॉइंट, लेकिन प्रेशर भी, ये वॉल्यूम भी और बढ़ेगा तो ये पॉइंट यहाँ चले जाएगा, फिर ये पॉइंट आगे जाएगा, फिर ये पॉइंट ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरीके से हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का ग्राफ बना रहे होते हैं। अब जब हम लोग सोच के देखो कि एग्जाम में बैठेंगे तो हम लोग क्या इतना सोचेंगे कि भाई बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाना है, चार्ल्स लॉ का कैसे बनाना है, तो इतना हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या चीज़ बताते हैं, हम लोग 3 ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसको हम बोल रहे हैं अभी, वो याद करके जाएंगे। सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो होगा कि y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x बोलने का मतलब है कि कोई एक क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी एक दूसरे के सामने सामने लिखा हुआ। अगर सामने सामने लिखा हुआ है तो वैसे केस में ग्राफ कैसा बनेगा, वैसे केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। दूसरा, तो दूसरा केस क्या है भाई कि y ऊपर है और x नीचे है। ऐसे केस में अगर कोई फॉर्मूला है तब जो ग्राफ बन रहा होगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ये हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, ये कहलाता है हाइपरबोला। ये देखो नाम इसलिए लिखा रहे, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका नाम क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा ग्राफ है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपरबोला। एक्चुअली में हाइपरबोला नहीं है, पूरा नाम अगर बोला जाए तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला। ठीक है। तीसरा जो ग्राफ होता है वो होता है y इक्वल्स टू k। अब k हम नहीं लिखना चाहेंगे, हम बोलना चाहेंगे कि कांस्टेंट। अगर y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ हम कहाँ पे बताएं, यहीं पे बता देते हैं। आई होप नीचे आपको दिख रहा होगा, ये y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे y और यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से कि कांस्टेंट है यार,
तो जब इस तरीके का ग्राफ बनेगा तो जिधर से कांस्टेंट होगा वहां से एक सीधा लाइन आ जाएगा। अगर कांस्टेंट इधर है तो नीचे से एक सीधा लाइन, और अगर कांस्टेंट इधर है तो इधर से एक सीधा लाइन। तो ये तीन मेन ग्राफ है, 1, 2 और 3। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, जिसमें आपको देखना है कि कोई फॉर्मूला सामने सामने लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरा y इक्वल्स टू 1/x, जिसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है। और तीसरा y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों का ग्राफ आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हम लोग का 3 मेन ग्राफ है। ये चीज आप थोड़ा सा भी समझो कि कैसे हम बता पा रहे हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबल ग्राफ बॉयल्स लॉ पे आता है। तो देखो सबसे पहला जो है वो तो एकदम बेसिक, भाई v और p का बता दो। तो v और p हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम में भाई बॉयल्स लॉ का ग्राफ है ना v और p, तो v और p का हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक फॉर्मूला। तो क्या लिखा है, v 1/p, ये बॉयल्स लॉ का है। तो बॉयल्स लॉ हम लोग को बताता है कि v क्या होता है, 1/p होता है, जिसका मतलब एक क्वांटिटी ऊपर एक नीचे। तो ऊपर नीचे है यानी ये वाला चीज है, तब हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके का। तो बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है। अगर इसी में चेंजेस ला दिया जाए बाबू, यहाँ पे कर दिया जाए v 1/p, अब तुम अगर देखोगे तो फॉर्मूला तो अभी भी वही है 1/p, तो क्या ग्राफ वैसा ही बनेगा, नहीं, यहाँ पे वैसा ग्राफ नहीं बनेगा। तुम थोड़ा सा सोच के देखो कि ये क्या है, इस वाले को हम लोग y बोलते हैं, जो यहाँ पे रहता है उसको y, तो v के जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। और ये नीचे में जो रहता है उसको हम लोग x बोलते हैं। तो नीचे में देखो पूरा का पूरा 1/p है, तो पूरा का पूरा 1/p को हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, तो ये y प्रोपोर्शन x हो जाएगा, जिसका ग्राफ कैसे हम बताएं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तीसरा जो होता है वो होता है vp। अब बॉयल्स लॉ में vp क्या था, v1 p1 हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेट्स से वॉल्यूम। तो vp वर्सेस v का ग्राफ कैसा होगा, vp क्या है, एक कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में यार v1 p1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से जब हम लोग चार्ल्स लॉ में जाएंगे तो चार्ल्स लॉ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर आ जाएगा। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है यानी सामने सामने, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वॉल्यूम 1/टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम अगर 1/टेम्परेचर है, 1/टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या, देखो एक्चुअली में 1/T, वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन 1/T बोलने का मतलब है कि हम लोग नीचे में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। देखो ये समझ में आया, 1/1/T लिखे तो ये T ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 1 प्रोपोर्शनल T बन जाएगा। तो ये एक्चुअली में 1/x करना चाहता है, ये y इज इक्वल टू 1/x करना चाहता है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। अगर समझ में आ रहा है तो भी अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो कि v और ये 1/x है। तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। और लास्ट वाला कंडीशन क्या होगा कि v/t और v का ग्राफ क्या होगा। तो v/t आपका चार्ल्स लॉ में क्या आता है, चार्ल्स लॉ में v/t हम लोग का कांस्टेंट आ रहा होता है, और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का हो रहा होता है, जिधर कांस्टेंट वहां से एक सीधा लाइन हम लोग आगे की तरफ टान दे रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल ग्राफ्स है जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के ऊपर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इन चारों ग्राफ को आप ध्यान में रख सकते हो। देखो ये दो स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये बॉयल्स लॉ का और ये चार्ल्स लॉ का, दो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है। इन दोनों में देखोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उल्टा कर दिए हैं। तो जब हम लोग उल्टा किए तो बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ के ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ का देखो मेन ग्राफ है। और अगर आप इसको देखो तो वॉल्यूम 1/टेम्परेचर कर दिया, तो ये एक्चुअली में vt किसका ग्राफ होता है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ होता है। लेकिन अगर 1/2t आपको दिख रहा है तो इससे आप क्या समझोगे, क्या चीज हम बोले यहाँ पे समझ में आया। देखो हम बोल रहे कि यार v और p नॉर्मली लिखा हुआ है तो बॉयल्स लॉ, v और t नॉर्मली लिखा हुआ है तो चार्ल्स लॉ। लेकिन अगर v और p 1/, करके लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, v और p बॉयल्स लॉ से आता है, लेकिन ये ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है तो हम लोग इस तरीके से बना दिए। सिमिलरली v और t में क्या आता है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1/t है तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ कैसा बन जाएगा, बॉयल्स लॉ के जैसे। तो ये बॉयल्स लॉ का आ गया। और जहां पे vp या v/t आता है तो वो तो कांस्टेंट है, सीधा सीधा हम लोग लाइन टान रहे होते हैं। तो बस इतना ही था बाबू आज के क्लास में। आप लोग को इन सारे ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और घर में खुद से इन सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।